हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम हो गया है, फाइनल आंसर की आ गई है। बहुत ही जल्द आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सीटेट दिसंबर की तैयारी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जिन भाई बहनों का 1 या 2 नंबर से सीटेट रुक रहा हो, वो लोग सीटेट दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से ही, इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझते हुए आपको करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए, दिग्दर्शी आपको बताना है किस लिए, तो ऐसे याद रखिएगा, वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु वेग मापते हैं तो नहीं, इससे वायु का वेग नहीं मापा जाता है। तब फिर क्या मेज़र किया जाता है? क्या वायु दाब मेज़र किया जाता है? तो नहीं, वायु का दाब भी नहीं मेज़र होता है। इससे वायु की दिशा को मेज़र किया जाता है। आपका राइट जवाब हो जाएगा विंड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? आपको बताना है। जो रेडियो तरंग हैं उनके संचरण में, तो देखिए आप सभी को पता होगा, ये जो है सबसे बेहतरीन इसका उदाहरण क्या है आपका? क्या समताप मंडल में ऐसा होता है? नहीं। क्या मध्य मंडल में होता? नहीं, ये आपका बाह्य मंडल में होता है। कहाँ होता है? बाह्य मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। करा पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम, मतलब अंदर से बाहर की ओर जो क्रम है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका सबसे अंदर का हिस्से को बोलते हैं आंतरिक करोड़। तो परपटी गलत, मेंटल गलत, आंतरिक करोड़ दोनों में है। आंतरिक करोड़ के बाद आपका बाह्य करोड़ आता है, फिर आता है मेंटल, फिर आता है परपटी। आपका चौथा वाला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए ये क्या दर्शा रहा है। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ये है चंद्र, और इससे क्या बन रहा है? क्या सूर्य ग्रहण बन रहा है? क्या चंद्र ग्रहण बन रहा है? तो ये एक ज्वार भाटा की स्थिति है, जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? लघु ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जिससे क्या कहलाता है? जिसे तटबंध कहते हैं। नहीं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। विसर्प, उसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाती है, इसे विसर्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। कह रहा है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन उपयोगी है? क्षेत्र कैसा है? अधिकांश दुर्गम, तो क्या वहाँ रेल जाएगी? नहीं। क्या वहाँ सड़क रहेगी? नहीं। क्या जल रहेगा? नहीं। आपका बेस्ट ऑप्शन है वायु मार्ग। ठीक है, चलिए 37 पर चलते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है?
देखिए, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है उसे नगरीय भूगोल कहते हैं, अर्बन जियोग्राफी नहीं। जैव भूगोल कहते हैं नहीं, उसे जनसांख्यिकी कहते हैं, या जनसांख्यिकी जिसे कहा जाता है डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 38 कह रहा है कथन ए और कारण आर को पढ़िए। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। क्या ये कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही है। सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट में पड़ता है और गुजरात हमारा वेस्ट में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये भी आपका सत्य है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही कथन हैं, लेकिन आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछा है तो ईंधन नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी जो है इसे ही कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? बताइए। देखिए, ऐसे याद रखिएगा, जो आपका मछली है, मछली उसको हम लोग कैसे करते हैं? पीस में काटते हैं। देखिए, ट्रिक बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। मछली है, ये है मछली, इसको पीस में काटते हैं, मतलब पीसी, ऐसे याद रखिएगा, पीसी कल्चर होता है। ठीक है। आपका सेरीकल्चर होता है रेशम कीट से संबंधित, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती से, और हॉर्टिकल्चर होता है फल सब्जी की खेती से। 41 पर चलते हैं। स्थल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब स्थल का एक भूभागीय और एक छोटा सा भूभागीय 2 बड़े स्थलों को जोड़ेगा, उसे स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्थल संधि कहते हैं, स्थमस कहते हैं। ठीक है, चलिए 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है भैया आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। अब जब सबसे छोटे की बात आई है तो सबसे बड़ा है एशिया, ये भी जानते रहिएगा। छोटा पूछा है तो कभी बड़ा भी पूछ सकता है, तो सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है, चलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। क्या शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। आपको बताना है तो देखिए, मनोविज्ञान नहीं शामिल है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र भी नहीं शामिल है। इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र शामिल है। 44 पर चलते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो ये आपका जो आगमनात्मक होता है ये व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधी होता है। 45 पर चलते हैं। कह रहा है दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। नहीं करती है तो गलत है, करती है, तो ए सही और बी गलत हो जाएगा। 46 पर चलते हैं।
अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, आपको बताना है। अनुभव जिसका हम अपने आप से अनुभव करें वही अनुभवजन्य साक्ष्य होता है। आप अनुभव कैसे करते हैं, तो अनुभव आप अपने ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, जहां इंद्रिय की बात है और किसी प्रश्न आंसर में आपका इंद्रिय की बात नहीं है। 47 कह रहा है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। क्या होगा भैया, देखिए अगर आपको मॉडल और आपको प्रतिकृतियां चाहिए तो इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति में नहीं चाहिए, वो आपको भूगोल में चाहिए। जैसे अगर आपको इंडिया के बारे में जानना है तो भैया आपको इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे। चलिए 48 कह रहा है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। देखो इसको प्राथमिक स्रोत में आप रखोगे कि द्वितीयक में, मुझे यही जानना है। देखिए प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है जो आप अपने आप से जिस स्रोत को कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये हम न्यूज़पेपर से करें दूसरी चीज़ से, क्योंकि न्यूज़पेपर में जानकारी किसी और ने दी है तो दूसरे की जानकारी को हम ग्रहण करते हैं, तो उसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। 49 कह रहा है सीखने की अक्षमता ठीक है वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो इंक्लूसिव, समावेशी, इंक्लूसिव किसको, कौन से, डिसएबिलिटीज जो लर्न है, जो अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं वो समावेशी कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे, समझिएगा ध्यान से, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दर से। जैसे 1 साल के 5 बच्चों को रख दिया जाए, अब पांचों तो 1 ही साल के हैं लेकिन उनमें दर अलग होगी, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये महान कथन है आपका पियाजे महोदय का, याद रखिएगा। 51 पर चलते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सहकारी शिक्षा, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसको अगर प्रमोट करना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बताइए। तो छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाइए, उनसे डिबेट करवाइए, डिस्कशन। यहाँ हिंदी में आपको लग सकता है कि बहस नकारात्मक शब्द है, तो डिबेट शब्द अंग्रेजी में देख लीजिए और डिस्कशन करवाइए, ये आपका पॉजिटिव आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक आत्मनिर्देशित, इसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन्ड, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहेंगे। बताइए जल्दी से आप लोग, इसका राइट जवाब क्या होगा। उसे आलोचनात्मक सोच कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए 53 पर चलते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। अजंता केव्स, ठीक है, पेंटिंग्स हैव बीन डेरिव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। तो वो आपका प्लांट्स एंड मिनरल्स, पौधों और खनिजों से उनको तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। कह रहा है सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई। अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन, किस पर लिखी गई हैं, तो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई हैं, पॉम लीव्स पर लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए 55 पर चलते हैं।
मानव इतिहास के निम्नलिखित में से कौन सी अवधिकाल सबसे लंबी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? इसे हम लोग पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। ए कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेरे भैया सत्य कथन है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये आपका एकदम सत्य कथन है। मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं पास। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल, एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग एंड हैटरिंग आर फाउंड हियर। आपके ए और बी दोनों सही हैं, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। करा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं? ठीक है ना, कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट है फाउंड इन इंडिया। आपको बताना है तो वो कहाँ मिले हैं, आपको बताना है। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिले हैं सबसे ज़्यादा? तो आपका गुजरात में मिला है। कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है, याद रखिएगा। 58 पर चलते हैं। करा है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेदा was originally composed in which of the following languages? इसका राइट जवाब होगा किसमें? संस्कृत में, पाली में, ब्राह्मी में, प्राकृत में। 58 का राइट जवाब दीजिए संस्कृत में। और उस संस्कृत को हम लोग प्राक संस्कृति कहते हैं। कौन सी संस्कृति कहते हैं? प्राक संस्कृति भी कहते हैं। 59 कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदाज इन द 6th सेंचुरी BCE या BC आप कह सकते हैं। 59 का राइट जवाब आपको देना है, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भैया? इसका राइट जवाब हो जाएगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ठीक है, नॉट एमंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। इसका राइट जवाब क्या होगा? मुझे 60 का राइट जवाब दीजिए। देखिए, बुद्ध है, धम्म है, संघ है, अहिंसा शब्द नहीं है। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे, अहिंसा। ठीक है, चलिए 61 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? हु एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स? ठीक है, राज्यसभा मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? 61 का राइट जवाब देना है। क्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता जो है वोटर्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज? गलत है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता? गलत है। ठीक है, लोकसभा सदस्य? गलत है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs अर्थात विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं वही चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। कह रहा भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? आपको बताना है। ठीक है, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एडॉप्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, ठीक है, संसदीय और संघीय, आपका राइट जवाब हो जाएगा, इस शासन प्रणाली को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज और रिजर्व ऑफ द शेड्यूल्स कास्ट। इसका राइट जवाब क्या होगा? 63 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा? 84। अगला कह रहा है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया? इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आपको बताना है
ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, छुआछूत से इक्वालिटी का जो है उसका उल्लंघन होता है। कह रहा है 65, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आपका नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला कह रहा है अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अनटचेबिलिटी रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, शारीरिक विकलांगता नहीं, लिंग नहीं, जाति कास्ट के आधार पर। 67 कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, गवर्नर महोदय जो है वो अपॉइंट करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर को। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर्स अपॉइंट, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं, एमपीज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। 70 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया द गवर्नर। ठीक है, चलिए 72 कह रहा है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, आपको बताना है। तो 72 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 16वीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 73 कह रहा है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए वर्तमान राष्ट्रपति तो आपकी सभी को पता है कौन है, लेकिन इस जब ये पेपर हुआ था तो इसके हिसाब से आपके जो वर्तमान राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके कौन हैं ज़रा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को अपने देश के राष्ट्रपति का नाम पता है। चलिए 74 कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नॉट मेंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज नेम गलत है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट गलत है, नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट्स ऑफ द सिटीजन ये भी गलत। यही क्योंकि राजनीतिक दलों का नाम हमारे संविधान में वर्णित नहीं है तो हमसे नेगेटिव शब्द पूछा है तो हम नेगेटिव का ही जवाब देंगे। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? आपको 75 का राइट जवाब देना है। आपके राष्ट्रपति महोदय, नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ द राज्यसभा प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 77 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सभी को पता है वो आपके एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम है सी राजगोपालचारी, पहले और अंतिम दोनों यही हैं। 78 कह रहा है भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को कि 26 जनवरी 1950 को? मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में फटाक से मारिए ज़रा, 26 नवंबर को या 26 जनवरी को? राइट जवाब क्या होगा? तो राइट जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हु एमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती की सूची के मामलों में कार्य करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारें। ठीक है, जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपकी जो है लॉ बना सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए चाहे मसौदा समिति कहिए, आपका राइट जवाब एक ही होना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और भारत के पहले कानून मिनिस्टर बने थे स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्रता के पहले जो आपकी मंत्रिपरिषद गठित हुई थी उसमें इनको कोई पद नहीं मिला था, याद रखिएगा। 82 कह रहा है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? आपको बताना है। तो बस ऐसे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, राइट जवाब हो जाएगा बंगाल गार्डली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल्स, मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनके मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं जाना जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स डिसाइड द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द, ठीक है, डिस्केंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर? आपका 83 का राइट जवाब क्या होगा बताइए? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सूचित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। समझिएगा, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर्ड द अवध वाज बीइंग, ठीक है, मिसगवर्न एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन? लॉर्ड डलहौजीज। ठीक है, 85 पर चलते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? नाना साहब। कौन था? नाना साहब। विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा? नाना साहब। 86 पर चलते हैं। कह रहा है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या है? ठीक है, मेथोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी वेस्ट मेथोलॉजी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 86 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों कमेंट करके बताइए। तो एक कहानी सुनाना, नरेट अ स्टोरी, नहीं। टू इनवाइट अ रिसोर्स पर्सन, नहीं। एक किसी विशेषज्ञ को आपको बुलाना है, नहीं। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, बिल्कुल सही है, आप यात्रा आयोजित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। टू ऑर्गेनाइज अ विजिट एंड इंडस्ट्रियल प्लान, ठीक है। और एक फिल्म दिखाने से ज़्यादा बढ़िया है आपको क्या करना है, उस क्षेत्र का ही भ्रमण करवा देना है। एडुसेट के बारे में बताना है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। 87 का राइट जवाब क्या होगा? देखिए एडुसेट के बारे में बताता हूँ। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, इसका राइट जवाब हो जाएगा। 88 करा पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? तो बीजक आपका कबीर दास का है। द वर्सेस एंड आइडियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन प्रिजर्व इन पंचवाणी एंड बीजक? कबीर राइट आंसर हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। करा एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की है? तो ये आपका जो है राष्ट्रकूट काल की है। किसकी है? राष्ट्रकूटास पीरियड्स द, ठीक है, इसको समझिएगा, राष्ट्रकूट काल के, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? उपनिषद जल्दी से आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्ड इन उपनिषद? ब्रह्म समाज। तो इस तरीके से हम लोगों ने 90 जो आपका क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, अर्थात कुल आप लोगों ने 60 क्वेश्चन देखे हैं इस वीडियो में। आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर डाउट लगा हो
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगी हो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता रहेगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल सके। आज हम लोगों ने एसएसटी का किया है, कल हम लोग सीडीपी करेंगे, इसके बाद हम लोग हिंदी करेंगे। ऐसे ही हम लोग फिर 19, 20, 21, 22 के जितने ऑनलाइन पेपर हैं सबको करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।